कनाडा भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। एक्स प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के टेन्योर के दौरान भारत और कनाडा के संबंध काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए थे। बट अब ट्रूडो जा चुके हैं और उन्हीं की लिबरल पार्टी के एक लीडर मार्क कार्नी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। कार्नी ने संकेत दिए हैं कि वो भारत के साथ ज़्यादा मैच्योर तरीके से संबंधों को हैंडल करेंगे। अभी कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई। मार्क कार्नी के जीतने के बाद भारत और कनाडा के बीच ऑफिशियली ये पहली बातचीत थी। दोनों साइड्स ने टॉक्स को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बताया। भारत और कनाडा के बीच संबंध सुधरने के आसार नज़र आ रहे हैं। होपफुली आने वाले कुछ दिनों में दोनों देश हाई कमिश्नर्स को रिस्टोर कर देंगे। आपको याद होगा कि पिछले साल अक्टूबर में दोनों देशों ने हाई कमिश्नर्स को एक्सपेल कर दिया था, जब भारत और कनाडा के बीच में टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। टेंशन्स बढ़ने के पीछे की वजह थी ट्रूडो के बेसलेस एलिगेशंस। ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया था कि खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर को 2023 में कैनेडियन सॉइल के ऊपर भारतीय गवर्नमेंट के एजेंट्स ने एलिमिनेट कर दिया था। इन पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एब्सर्ड एलिगेशंस के कारण भारत और कनाडा के संबंध काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन्ड हो गए थे। दोनों देशों ने डिप्लोमैट्स विथड्रॉ कर लिए थे। वीज़ा सर्विसेज पर इसका प्रभाव देखने को मिला था। दोनों देशों का ट्रेड आपस में जो पोटेंशियल अचीव कर सकता था, संबंध खराब होने के कारण वो नहीं हो पाया, तो ट्रेड टाइज भी इम्पैक्ट हुए। जस्टिन ट्रूडो ने इंटरनेशनल ब्लंडर्स तो किए ही, डोमेस्टिकली भी उनकी पॉलिसी से लोग खुश नहीं थे। कैनेडियंस इन्फ्लेशन से सफ़र कर रहे थे, देश में हाउसिंग क्राइसिस थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था। फिर पड़ोस में ट्रंप जीत गए थे और वो बहुत ज़्यादा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देने लग गए थे। कनाडा को यूएस की 51st स्टेट कहने लगे थे। जस्टिन ट्रूडो को स्टेट का गवर्नर कहकर संबोधित करने लगे थे। कनाडा के ऊपर टैरिफ्स इम्पोज कर दिए थे। तो इन सब चीज़ों के कारण जस्टिन ट्रूडो की अनपॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसे में उनके ऊपर प्रेशर बना और वो लिबरल पार्टी के लीडर के रूप में उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया। मार्क कार्नी ने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। चुनाव में नेशनल प्राइड को एक बड़ा मुद्दा बनाया। कैनेडियन जनता के अंदर भारी आक्रोश था। कनाडा में यूएस के प्रोडक्ट्स बॉयकॉट हो रहे थे। मार्क कार्नी ने इस नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को लेवरेज किया, खुद को इस तरीके से प्रेजेंट किया कि वो ट्रंप के प्रेशर के आगे नहीं झुकेंगे। कनाडा ने यूएस के ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ्स भी लगाए। मार्क कार्नी का ये नेशनलिस्ट स्टांस लोगों के साथ रेजोनेट कर गया। कनाडा में चुनाव अक्टूबर में होने वाले थे। मार्क कार्नी ने उन्हें प्रीपोन करवा के अप्रैल में करवा दिया। जल्दी चुनाव होने का फ़ायदा मिला और मार्क कार्नी चुनाव जीत गए। मार्क कार्नी जो इकोनॉमिस्ट हैं, लोगों ने उनके ऊपर भरोसा जताया कि वो देश को ट्रंप की अनसर्टेन इकोनॉमिक पॉलिसीज से बचाएंगे। यही अचीव करने के लिए मार्क कार्नी यूएस के साथ ट्रेड वॉर के बीच ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन की ओर ध्यान दे रहे हैं। यूएस पर अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं और इसलिए वो भारत के साथ संबंधों को सुधारना चाहते हैं। जस्टिन ट्रूडो के एग्जिट के बाद और खालिस्तानी सपोर्टर जगमीत सिंह की करारी हार के बाद अब कनाडा में कुछ मैच्योर पॉलिसीज़ देखने को मिल सकती हैं। जगमीत सिंह ओपनली एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देता था, नोन खालिस्तानी सपोर्टर था। जस्टिन ट्रूडो जगमीत सिंह की पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट था अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए। इसलिए जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी सेपरेटिज्म के अगेंस्ट सॉफ्ट स्टांस लेते थे, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को इग्नोर कर देते थे, भारत के कंसर्न्स को इग्नोर कर देते थे। कनाडा में इंडियन डायस्पोरा के मेंबर्स और बाकी जो भी सेन वोटर्स थे, उनको जगमीत सिंह के ये एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ पसंद नहीं आए और इसी का नतीजा है कि इस चुनाव में जगमीत सिंह की नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की सीट्स 25 से गिरकर 7 रह गईं। काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट मिली। कनाडा के भारत के साथ संबंधों को सुधारने में जगमीत सिंह एक बहुत बड़ी रुकावट था। अब इसकी हार और ट्रूडो के एग्जिट के बाद भारत और कनाडा के टाइज रीबिल्ड होते हुए दिख सकते हैं। कनाडा में नई लीडरशिप है जो देश में इकोनॉमिक प्रेशर्स के बीच और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ के बीच देशों के साथ कोऑपरेशन बढ़ाने की दिशा में सोच रही है। ऐसे समय पर जब भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और भारत के पास एक बहुत बड़ा और डायनामिक मार्केट है, ऐसे में यदि कनाडा भारत के साथ अपने संबंधों को मैच्योरली हैंडल करे, भारत के प्रति एक प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल अप्रोच से आगे बढ़े, तो भारत और कनाडा के संबंध सुधर सकते हैं और दोनों देशों को इसका फ़ायदा होगा। 2022 में लॉन्च हुई कनाडा की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के लिहाज से भी भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर साबित हो सकता है। अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के तहत कनाडा इंडो पैसिफिक रीजन के देशों के साथ अपना एंगेजमेंट बढ़ाना चाहता है। पैसिफिक नेशन कनाडा
रीजन में इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक टाइज को मजबूत करना चाहता है। आज ग्लोबल ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिहाज से इंडो पैसिफिक रीजन बहुत ही क्रिटिकल है। इंडो पैसिफिक रीजन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए कनाडा इस रीजन में पीस, रेजिलियंस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना चाहता है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को एक्सपैंड करना चाहता है और सप्लाई चेन रेजिलियंस अचीव करना चाहता है। कनाडा आसियान कंट्रीज़ के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स भी नेगोशिएट कर रहा है। रीजन में वो पीपल टू पीपल टाइज को भी स्ट्रेंथन करना चाहता है। ऐसे में भारत कनाडा के लिए एक ट्रस्टेड पार्टनर साबित हो सकता है। भारत के साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बढ़ाकर इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी में स्ट्रेटेजिकली अलाइन करके दोनों देशों को म्यूचुअल बेनिफिट्स होंगे। हर साल काफ़ी सारे भारतीय स्टूडेंट्स कनाडा जाते हैं, वहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो दोनों देशों के बीच एजुकेशन और पीपल टू पीपल टाइज को और स्ट्रेंथन करने का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। भारत इस समय पर क्रिटिकल मिनरल्स के लिए चाइना के ऊपर हेविली रिलाई करता है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। कनाडा के पास वास्ट मिनरल और नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो कनाडा के साथ अच्छे संबंध भारत के लिए भी फ़ायदेमंद होंगे। भारत इस वास्ट रिसोर्स वेल्थ को टैप कर सकता है। तो दोनों देशों के पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है अपने टाइज को रीसेट करने की। अगले महीने कनाडा में G7 समिट होने वाली है। भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी 2019 से भारत को होस्ट कंट्रीज G7 समिट को अटेंड करने के लिए इनवाइट करती आई हैं। फ्रांस ने ये शुरू किया था 2019 में, उसके बाद से एक प्रथा बन गई। अब अगले महीने G7 की समिट कनाडा में है, तो यहाँ कनाडा के पास अपॉर्चुनिटी है 2019 से चली आ रही प्रथा को जारी रखते हुए भारत को इनवाइट करे, यहाँ पर भारत के साथ फॉर्मल मीटिंग हो, जिससे रिलेशंस को इम्प्रूव करने की एक शुरुआत हो। तो इस समय पर कनाडा जो डोमेस्टिक चैलेंजेस फेस कर रहा है, इकोनॉमिक प्रेशर्स फेस कर रहा है, उसके पास ये एक शानदार अपॉर्चुनिटी है कि वो अगले महीने G7 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को लेवरेज करके भारत के साथ अपने टाइज को मेंड करने की शुरुआत करे।